तो प्लानिंग प्रोसेस में जैसा कि आपका नाम दिया गया है प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टेप्स जिसको हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो पहला स्टेप होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है या टारगेट होता है। उसके बाद होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशन करना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। Then listing the various alternatives, you must be knowing about alternatives, various options होते हैं, choice होता है, वो ढूंढना। उसके बाद इवेलुएट करना हमारे पास 5-6 ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा उसको देखना कि उसके मेरिट्स क्या होंगे और उसके डिमेरिट्स क्या होंगे। दैट इज व्हाट इवेलुएटिंग मींस, ठीक है। इवेलुएटिंग में सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो उसके मेरिट क्या होंगे और उसके डीमेरिट क्या होंगे, बस यही काम हम करने वाले हैं इवेलुएटिंग में, ठीक। उसके बाद सारे डीमेरिट्स और मेरिट्स देखने के बाद हम लोग बेस्ट ऑप्शंस को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उसकी फॉलो अप की जाती है, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप जिसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका, दिख रहा है सबको, स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। प्लानिंग प्रोसेस का पहला जो हमारा स्टेप था दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि दिया गया है द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट। इतना याद रखो, जब भी ऑब्जेक्टिव की बात आएगी तो केस स्टडी में हमेशा याद रखना एंड रिजल्ट अगर दिया गया है दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, ठीक है। दैट इज बोल सकते हैं कि एक हिंट है या कीवर्ड है, दैट इज एंड रिजल्ट फॉर ऑब्जेक्टिव विच मैनेजर विश टू अचीव। दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। तो टॉप लेवल ने जो भी ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट और क्लियर होना चाहिए, तभी एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएगा। Then every organization must have certain objective may be set for the entire organization and for the each department or unit within the organization। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट मतलब परचेस डिपार्टमेंट अपना खुद का ऑब्जेक्टिव बनाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना खुद का ऑब्जेक्टिव बनाएगा, देन सेल्स डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। तो दिस इज व्हाट इट इज मेंशन, ऑब्जेक्टिव मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है गोल सेटिंग में, गोल सेटिंग में आपका एज फॉर स्पेसिफिक, देन मेजरेबल, देन अचीवेबल, देन रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइमली गोल को अचीव करना चाहिए। तो ये था आपका गोल सेटिंग या ऑब्जेक्टिव। एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अगले 3 महीने में एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव ये था कि वो सेल्स जो है वो 20% इंक्रीज करना। तो इट मे बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जो स्टेप है आपका दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस का मैंने इसमें बताया है, प्रीमाइसेस रिफर्स टू मेकिंग एजम्पशन। एजम्पशन मतलब एज्यूम करना रिगार्डिंग द फ्यूचर। प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। आप एज्यूम करके कुछ ना कुछ प्लान बनाते हो। फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। आप बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हो और उसके बाद अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके बाद आप उसको प्लान करते हो। then common forecasts are made to find out the demand for the product, change in the government policy, taxes, rate and competition। तो अलग अलग जगह से आप इकट्ठा करना इंफॉर्मेशन और उसके बेसिस पे प्लानिंग करना कि आगे आप फ्यूचर में क्या चेंजेस करने वाले हो। तो इसके बेसिस पे दिया गया है assumption about the future environment of a business are known as planning premises। जैसे एग्जांपल में forecast are made to find out demand for a product,
then changes in the government policy. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ एज्यूम करके जो है वो प्लानिंग करते हो. तो दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेप इज, that is listing the various alternatives for achieving the objective. हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव को ढूंढना और उसकी लिस्टिंग करना. तो once the objective are set and assumption are made, then the next step is to identify all possible alternative course of action to achieve the objective. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं जो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों ने लिस्टिंग किया है. ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव हमारे पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उसके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. तो पहला है इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बढ़ा देना. दूसरा ऑप्शन है परचेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स, नए मशीन्स परचेस करना, बिकॉज इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हो सकता है उसका कॉस्ट कम हो जाए. थर्ड है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बाय गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग. जो बहुत सारे ऐसे अनट्रेन्ड वर्कर होते हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं मटेरियल्स का, तो उनकी एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना ट्रेनिंग के बेसिस पे. तो ये 3 ऑप्शंस हमारे पास है. तो अब उसमें से हमको प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, हमारे पास ऑप्शंस तो आ गए, अब उसमें से हमको ढूंढना है कि कौन सा प्रॉपर या बेस्ट ऑप्शन रहेगा. ठीक है, तो ये समझ में आया, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव समझ में आया. यस मैम. तो थर्ड स्टेप में हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हम लोग ढूंढ रहे हैं बस. ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग. द वर्ड इवैल्यूएटिंग का मतलब है हमारे पास अगर 4 ऑप्शंस हैं या हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं तो अब मैनेजमेंट विल इवैल्यूएट द मेरिट and demerit of various alternatives in the light of the various objective of the business and planning premises. अब ऑल्टरनेटिव को उसमें से हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका मेरिट फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका डीमेरिट फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इवैल्यूएशन मींस. ठीक है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, जो सेकंड ऑप्शन था वो गुड रहेगा कि एक्सीलेंट रहेगा या बिलो एवरेज रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा, उसके बेसिस पे सिर्फ हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं. अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया हमने, सिर्फ ये देखा जा रहा है उसका मेरिट क्या होगा और उसका डीमेरिट क्या होगा. ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ स्टेप. नेक्स्ट जो है फिफ्थ स्टेप है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. अब हमारे पास जो 3 ऑप्शंस था या 4 ऑप्शंस थे उसमें से बेस्ट को चूज करना, क्योंकि हमको अब पता चल चुका है कि किसका मेरिट है और किसका डीमेरिट है. ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग द मेरिट एंड डीमेरिट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड. दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट प्लान इज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट रहेगा उस प्लान को हम लोग या उस ऑप्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. अब हमने सिलेक्ट कर लिया है. एग्जाम्पल जैसे दिया गया है सिलेक्टिंग परचेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन, जैसे 3 ऑप्शन था तो उसमें से हम लोगों ने ये तय किया आगे भी काम आएगा परचेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन. तो जो 3 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन था परचेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन, इसको हमने सिलेक्ट किया है. पहला ऑप्शन क्या था, इंक्रीजिंग सेल्स. इंक्रीजिंग प्राइस बेटा, सेलिंग प्राइस था. सॉरी, पहला वाला क्या था, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस. इंक्रीजिंग
दूसरा ऑप्शन क्या था? परचेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन। और तीसरा वाला था ट्रेनिंग के थ्रू वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब 3 ऑप्शंस आ गए थे। इसके बेसिस पे हमने इवैल्यूएट किया और हमने सिलेक्ट किया कौन सा? परचेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो करते रहेंगे। तो इसके लिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया। तो ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. जो है दैट इज 6 पॉइंट जो है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने जो सिलेक्ट किया है उसको अब इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन so as to achieve the objective of the business, that is doing what is required। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल है, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर एंड मोर मशीन विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप शुड आल्सो बी इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेस ऑफ द मशीनरी। इम्प्लीमेंटिंग के बाद है 7 जो लास्ट आपका प्लानिंग प्रोसेस है, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स अब जो भी आपने प्लान्स आपने डिसाइड किया है या सिलेक्ट किया है उसको आपको फॉलो अप करना है। तो planning is a continuous process, so manager does not get over simply putting the plan into action to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also part of the planning process. During follow up many adjustments are made in the plan। जब आप फॉलो अप करते हो तो आपको बहुत सारी चीजों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है और लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटरिंग मतलब ऑब्जर्व करते रहना कि हमने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव को टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग को लगातार प्लानिंग में भी चेंजेस करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये था आपका लास्ट स्टेप, दैट इज फॉलो अप। तो ये क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ प्लान, तो मैं यहाँ पे 2 चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी। बेस्ड ऑन यूज, एज पर द यूज एंड लेंथ मतलब ड्यूरेशन ऑफ द प्लानिंग पीरियड, प्लान कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। अब आप देखोगे नाम के अकॉर्डिंग सिंगल मतलब क्या होता है? एक, वन टाइम। ऐसे प्लान जिसको कि हम वन टाइम यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ सिंगल यूज प्लान। क्लियर? यस मैम। ऐसे प्लान जो कि बार बार रिपीट होगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन के बाद आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ स्टैंडिंग प्लान। क्लियर? Yes, ma'am. यूज वन टाइम प्लान होगा और स्टैंडिंग प्लान जो है वो रिपीटेड हो सकते हैं बट उसमें थोड़ा बहुत आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड फॉर एक्टिविटी that occurs regularly over a period of time. It is usually developed once but is modified from time to time to meet business needs as required. Standing plans include policy, procedure, method and rules. ये क्लियर हुआ? मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बोला था आपको कि स्टैंडिंग प्लान जो है वो रिपीट किया जा सकता है बट मॉडिफाई करने के बाद आप एज पर द नीड आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। सिंगल यूज प्लान, a single use plan is developed for a one time event or project. Such a course of action is not likely to be repeated in future. That is there for non-recurring situation. ठीक है, तो ये है आपका सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान, जिसमें कि आपका पहला जो दिया गया था, टोटल कितने थे स्टैंडिंग प्लान? 6 टोटल 6 are there। तो पहला उसमें है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच एवरी एक्टिविटी इज एम। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है,
देन ऑब्जेक्टिव आर प्री रिक्विजिट फॉर प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम लोग प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आर Yes, एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल टर्म। हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। इट इज नॉर्मली फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट तय करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इस साल का क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, an organization may have to have an objective of increasing sale by 10% or increase its profit by 10%। दो अलग अलग चीजें हैं, सेल बाय 10% एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट बाय 10%। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट फिर अपने अपने बेसिस पे प्लानिंग करते हैं। तो ये क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव। yes, ma'am. नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को अगर हम हिंदी में बोले तो उसको रणनीति भी बोलते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को अगर आपको अगर अचीव करना है तो उसको लंबे समय से आप प्लानिंग करते रहोगे उस चीज को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन टेकन एंड एक्शन परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस to accomplish the business goal. It is a comprehensive complete plan for included, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कंप्लीट प्लान। कंप्लीट प्लान मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है या अचीव करना, उसके लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है। फॉर include which include various steps of for accomplishing organization objective। A business objective without a strategy is just a dream। अगर आपने प्लानिंग तो किया है, ऑब्जेक्टिव भी बनाया है, बट आपने अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो आप मे बी आपका प्लान जो है वो फेल हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको किस किस तरीके से स्टेप करना है ये आपको स्ट्रैटेजी की बेसिस पे करना रहता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल था आपका ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट बाय 10%। तो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव company can adopt strategy like create and launch new product or model, introduce new distribution channels like online sale, select new advertisement media like internet marketing। तो अगर आपको किसी कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे 10% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी अब क्या क्या स्ट्रैटेजी बना रही है। पहला उसने बनाया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, अब नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च कर दिया। अब उसके बाद नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अलग अलग चैनल्स होते हैं, जैसे कोई रिटेलर होलसेलर हो गया, उसके बेसिस पे आप मार्केटिंग कर रहे हो या सेल बढ़ा रहे हो, और या ऑनलाइन सेल आप कर रहे हो। आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन के बेसिस पे भी होता है ना। एंड आफ्टर दैट नए नए एडवर्टाइजमेंट मीडिया के बेसिस पे भी आप अपने प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर सकते हो इंटरनेट के बेसिस पे। तो ये था आपका सेकंड, दैट इज स्ट्रेटेजी। तो एज पर द ऑब्जेक्टिव आपको अपने स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी। आपने अब ये इसमें स्क्रीन में आप देखो, यहाँ पे दिया गया है पॉलिसी में, जैसे कई लोग अपनाते हैं नो क्रेडिट पॉलिसी। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? यस मैम। उधार में नहीं देंगे। हाँ, जैसे किसी दुकान में आप गए तो दुकान में ऐसे लिखा हुआ रहता है नो क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो नो क्रेडिट पॉलिसी मतलब कि आपको यहाँ पे उधार में हम चीजें जो है वो नहीं बेच सकते। टोटली इट इज ऑन द बेस ऑफ कैश सेल जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो पॉलिसी क्या है? इट इज जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइन दिया गया है, आपको बिजनेस तो रन करना है तो उसके बेसिस पे आपने कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, which brings uniformity in decision making for achievement of the predetermined objective। तो policies define boundaries within which decision can be made। तो एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस आपको दिया जाता है पॉलिसी के बेसिस पे, जिसको आप एप्लीकेबल करते हो। जैसे सेल पॉलिसी हो गई, जैसे सेलिंग प्रोडक्ट ऑन ओनली ऑन कैश बेसिस और ओनली होलसेल।
जैसे कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम खाली होलसेल सेल करेंगे, रिटेलर को हम सामान हाँ, नहीं बेचेंगे। नहीं ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दिया गया है, पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 90%। कई स्कूल होते हैं जो कि एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं न्यू एडमिशन के लिए कि अगर इतना परसेंटेज रहेगा तभी हम अपने एडमिशन देंगे। तो दिस इज व्हाट अ जनरल गाइडलाइंस जो कि फॉलो अप किया जाता है। ये क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. After that, procedure. Again, procedure means series of the steps. Steps मतलब steps means what? प्रोसेस स्टेप्स जो Process. अपन करते हैं। हाँ, जो भी Process. आप काम कर रहे हो that should be in a step wise. तो procedure is a series of steps taken together to achieve a desired result. They are specified in a chronological order. Chronological order का मतलब होता है कि one by one इसके steps होते हैं जो कि आप follow up करोगे। तो it is particular way of doing a job. कभी भी अगर आपका केस स्टडी आता है और उसमें अगर ऐसा वे ऑफ डूइंग अ वर्ड अगर जॉब लिखा हुआ है, अगर ऐसा पर्टिकुलर वे अगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये एक कीवर्ड है या Yes, हिंट है ma'am. जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो प्रोसीजर्स आर रिजिड, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डेविएशन। जैसे मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द एम्प्लॉइज, प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर, procedure for selection of the employee, procedure of giving contract to an outside agency। तो ये सारे आप मेथड अपना सकते हो या प्रोसीजर अपना सकते हो ड्यूरिंग द ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना तो उसके लिए बिजनेस में ये सारी चीजें आप एप्लीकेबल कर सकते हो। फिफ्थ है मैथड। Method is a systematic way of doing routine or repetitive job. It deals with a task comprising one step of procedure and specific how this step is to be performed। जो भी प्रोसीजर में होता है उसके आप सब स्टेप्स बनाना, ये आपका होता है मेथड में। देन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स अगर नहीं बनेगा तो समटाइम्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। तो rules are specific statement of what should and what should not be done in the specific situation. They do not follow any deviations. Rules are made for purpose of creating discipline in the organization. जैसे रूल्स बनाए जाते हैं आपके यहाँ स्कूल में, जैसे रूल्स 7:40 को आपको आना है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आना, ये क्या है? These are rules। आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे आपके कुछ रूल्स फॉलो अप करना पड़ता है। आपको डूज एंड डोंट्स, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट डूज एंड डोंट्स। Yes, ma'am. यही चीजें फॉलो अप की जाती है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज प्रोहिबिटेड। तो जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं इसमें एप्लीकेबल किए जाते हैं और इसके बेसिस पे पेनल्टी भी लगता है। इतना याद रखो, अगर आपने रूल्स को फॉलो अप नहीं किया तो मे बी आपको कुछ पनिशमेंट या पेनल्टी या फाइन आपको इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये था Yes, आपका 6 स्टैंडिंग प्लान्स। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मैंने आपको पहले भी बोला है, दैट इज वन टाइम एप्लीकेबल, एक ही बार एप्लीकेबल होगा। जैसे प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्स आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोग्राम में भी taken as a combination of the policy, procedure, rules, task, human and physical resources required, budget also. The same program may not be used for achieving other goal। आपने अगर किसी प्रोग्राम को या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आपने कोई प्लानिंग की है जिसमें अलग अलग चीजें रहती है, पॉलिसी बनता है, उसमें पॉलिसी भी इंक्लूड रहता है, प्रोसीजर भी रहता है, रूल्स भी रहते हैं, काम भी रहते हैं, उसके टास्क अलग अलग टास्क होते हैं, कौन कौन से लोग उसमें इंक्लूड रहेंगे, कौन कौन से मशीनरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसका कितना बजट रहेगा, ये सारी चीजें प्रोग्राम में इंक्लूड रहता है। ठीक है, अगर आप एक प्रोग्राम के बेसिस पे ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, अगर आप सोचोगे कि इसी को मैं एप्लीकेबल करूं दूसरे गोल को अचीव करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। Yes, ma'am. इससे आपका लास्ट आपका दिया गया है
budget. This is the last आपका single use plan है. So budget is a recorded plan of action expressed in quantitative term. It may be expressed in time, money, and physical unit. It is an instrument of both planning and controlling. Budget preparation involve forecast, therefore it comes under the planning. Budget is a control device. What do you mean by control device? मैम वो कंट्रोल करता है सारे प्रोग्राम्स को, क्योंकि अगर बजट ज्यादा होगा तो प्रोग्राम ज्यादा अच्छे से होगा, बजट कम होगा तो प्रोग्राम में कमी आ सकती है. बजट मीन्स बेसिकली इट इज इन द न्यूमेरिक फॉर्म में Money. ज्यादा रहता है. तो ये था आपका बजट. दिस इज द लास्ट टॉपिक. ये चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया है. तो प्लानिंग में हम लोगों ने आज मीनिंग पढ़ा, देन वी हैव रेड अबाउट द फीचर्स, देन Importance, आफ्टर Importance, दैट limitation, limitation, पढ़ा हम लोगों ने. देन वी हैव रेड planning अबाउट द process, प्रोसेस. process, and टोटल type 7 of प्रोसेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने. और इसके बाद हम लोगों ने ये जो टाइप्स ऑफ जो प्लान था वो पढ़ा, जिसमें कि एक था आपका सिंगल यूज प्लान और standard plan, standing plan. एनी डाउट बेटा रिगार्डिंग दिस टॉपिक? No, ma'am.